बिहार में भाजपा प्रवक्ता विनोद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये चुनाव भाजपा के नज़रिए से कैसा नज़र आ रहा है। विनोद जी, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि अगर दर्शक को या वोटर को ये जानना हो कि 3 सबसे बड़ी उपलब्धियां एनडीए सरकार की क्या रही, तो क्या बताएंगे आप? देखिए, एनडीए सरकार ने सबसे पहले विश्वास पैदा किया। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी में बिहार के लोगों में एक विश्वास पैदा किया है कि हम बिहारी हैं और कहीं भी सम्मान से जा सकते हैं, सम्मान से जी सकते हैं। दूसरा है कि हमने विकास किया है। निश्चित रूप से बिहार आज, आप भी पहले भी आई होंगी, अभी काफ़ी बदलाव आए हैं बिहार में। हर गांव सड़क से जुड़ गए हैं, हर गांव में बिजली है, हर गांव में पानी की व्यवस्था कर दी गई है, हर घर में, गरीब के घर में आज उज्ज्वला गैस योजना की व्यवस्था की गई है। आयुष्मान भारत के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री ने करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं। तो बदलाव तो बहुत हुए हैं, इसमें दो राय नहीं है। और विकास क्या कहा जाता है, तो निश्चित रूप से आज लोग सोचने के लिए विवश है कि हम जो चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे, तो आखिर आधार तो देखेगा। जो लोग वोट मांग रहे हैं, आज कह रहे हैं कि 15 साल की सरकार रही है, तो आपको तो तुलना करना होगा कि 15 साल में मैंने क्या किया, आपने क्या किया। ठीक जी, पहले आपका वाक्य था कि बिहार के लोग विश्वास के साथ, गर्व के साथ जी सकते हैं। क्या ये बात आप उन हज़ारों लाखों लोगों के लिए भी कहेंगे जो बिहारी मजदूर अलग अलग राज्यों में परेशान रहे, पैदल चल के आए? मैं खुद गांव में जाकर कम से कम एक गांव ऐसे गई हूं जो पूरा गांव प्रवासी मजदूरों का था। उनमें से आप समझ लीजिए एक कहानी शुरू करता था तो 3 और साथ में आ जाते थे। इसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि बिहारी गर्व से सर ऊंचा करके जी सकता है? निश्चित रूप से मैं अभी भी कहता हूँ। देखिए, ये एक आपदा थी, विश्व की आपदा थी। ये कोरोना कोई भारत और बिहार के लिए नहीं आई थी, पूरे विश्व में हाहाकार मच गया था। अमेरिका जैसा महाशक्ति घुटना टेक दिया। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया लॉकडाउन का, ठीक है, हमारे साथियों को, हमारे भाइयों को तकलीफ हुई, इससे हम इनकार नहीं करते हैं, कहीं कहीं परेशानियां भी हुई हैं। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री ने निर्णय नहीं लिया होता, इतना बड़ा कदम नहीं उठाया होता, तो बिहार और भारत लाशों से पट गया होता। आज केवल लाशें ही लाश नजर आती, दुर्गंध होता पूरे सड़कों पर, क्या रूप होता नहीं जानते। क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा कि इस भारत में करोड़ों लोग मरे हैं, प्लेग जैसे महामारी से, कॉलरा जैसे, हैजा जैसे होती थी, तो करोड़ों लोग मर जाते थे। ये बताइए कि जो कुप्रबंधन रहा, पूरा जो कोरोना का मिसमैनेजमेंट जो रहा, यानी 24 घंटे के अंतराल पर, 20 घंटे के अंतराल पर आप गरीब मजदूर से कह दें कि वो लॉकडाउन हो गया है, वो कुछ नहीं कर सकता है, क्या आपको नहीं लगता कि ये गलत फैसला था जिसका सबसे बड़ा खमियाजा बिहार को, बिहार के मजदूरों को, बिहार की गरीब जनता को भुगतना पड़ा? ये मान लेने में ऐसा क्या हर्ज है? देखिए, मान लेने की बात होती तो मान लेते, लेकिन मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमारी सरकार की मजबूरी थी। अगर हम लॉकडाउन नहीं करते तो जितनी तेजी से कोरोना फैल रहा था पूरे विश्व में, भारत में भी इंटर कर चुका था, तो एक महामारी का रूप ले लेता। जो जी, सवाल लोग पूछ रहे हैं, मैं पटना की बात बता रही हूँ, आपको बहुत दूर दराज भी मत जाइए। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई अब तो फ्री टीका आपको मिल जाएगा, भाजपा की सरकार बन जाएगी, तो उनका ये कहना था कि जो पॉलिटिकल पार्टी हमें फ्री बस नहीं दे पाई, हमें रेल का इंतज़ाम नहीं करा पाई, हमें मास्क नहीं दे पाई, जिसने सैनिटाइज़र पे 18% जीएसटी लगा दिया, वो ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन हमें फ्री मिलेगा। तो ये विश्वास करना जनता के लिए बड़ा मुश्किल है कि उस वक्त आपने इतना कठोर फैसला लिया, जो कि पूरी दुनिया में ये बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन भारत में लगा। 24 घंटे से भी कम फ़र्क पे आपने अल्टीमेटम नहीं दिया जनता को, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा। तो ये बताइए कि वो जनता जिसको बस नहीं मिली, ट्रेन नहीं मिली, जो पैदल चल के आई, जिसको मास्क नहीं मिला, सैनिटाइज़र नहीं मिला, उसे फिर आप वैक्सीन कह रहे हैं कि मुफ्त मिल रहा है? देखिए, कुछ दिन परेशानी हुई, इससे इनकार नहीं करते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने बहुत बड़े स्तर पर खास करके बिहार के लिए योजना बनाई और ट्रेनों की व्यवस्था की गई, बसों की व्यवस्था की गई और लगातार अनवरत बिहार के लोगों को लाया गया। फिर बाद में कहीं कोई दिक्कत नहीं देखा होगा, अब शिकायत नहीं मिलेगी। लेकिन चूंकि उस समय जल्दीबाजी में निर्णय लिया गया था, लेना पड़ता किसी भी सरकार को, तो लिया हमने। उसमें परेशानियां हुई, हमारे मजदूर भाई निश्चित रूप से भयभीत हो गए थे कि हम घर से बाहर हैं, क्या होगा, महीनों से लॉकडाउन है, निश्चित रूप से। लेकिन स्थानीय स्तर पर भी वहाँ सुविधा मुहैया कराई जा रही थी, उनके खाने की व्यवस्था की जा रही थी, पानी की व्यवस्था की जा रही थी, दवा की व्यवस्था की गई थी, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि एक हैवॉक क्रिएट किया गया था कुछ विपक्षी पार्टियों द्वारा, जैसे केजरीवाल जी द्वारा दिल्ली में, महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक भय का माहौल पैदा करके बिहारियों को भगाने का प्रयास किया गया, उसका खामियाजा हमारे साथियों को भुगतना पड़ा, जो मजबूरी में
पैदल चल दिए या किसी दूसरे वाहन से चल दिए, वो फंसे हैं। चलिए मान लेते हैं, विपक्ष को जिम्मेदारी दे देते हैं कि उन्होंने डरा दिया और लोग भाग गए, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं ऐसे भी गांव में गई हूं कि जो मजदूर पैदल चल के अपने गांव तक पहुंचे, उसके कुछ ही दिनों बाद बिहार में बाढ़ आ गई। ऐसे भी गांव हैं जो पहले मजदूर परेशान होकर पहुंचे, जब पहुंचे अपने घर तो उनके घर जो हैं वो धड़ तक, कुछ के गर्दन तक पानी में डूबे हुए थे। जो कुछ वो छोड़ के गए थे वो भी उनका बर्बाद हो चुका था। उनका ये कहना था कि एक कोई नेता सरकार की तरफ से, कोई एक विधायक, कोई एक अफसर ये देखने तक नहीं आया कि उनके गांव में क्या हुआ। नहीं, मैं इससे इतर हूँ, चूँकि ऐसा नहीं है। हमारे भाजपा के कार्यकर्ता गांव-गांव गए हैं, हम लोगों ने सहयोग किया है, उनके साथ खड़े रहे हैं। बाढ़ में ठीक है, बाढ़ में परेशानी हुई होगी, लेकिन हमारे जो वहाँ के स्थानीय प्रशासन के लोग थे उनने काम किया है। हर घर को राशन मुहैया कराया गया, हर को पैसे दिए गए, उनके जो क्षति हुई उसकी भरपाई का प्रयास किया गया। ऐसा नहीं है, ठीक है, नाराज़गी में कुछ लोग बोल रहे होंगे, लेकिन सरकार ने हर संभव व्यवस्था की है। ज़िले का नाम बता देती हूँ, सारण ज़िले में मैं गई जहाँ के गांव की ये हालत थी। नहीं, हो सकता है, देखिए सारण में वैसा बाढ़ नहीं आता है। हम रक्सौल उधर आप चले पूर्णिया कटिहार बेल्ट में जाते, सहरसा में जाते तो उधर ज़्यादा बढ़ती, लेकिन मैं इस गांव का जिक्र इधर हल्का फुल्का हो। देखिए कुछ आप समझ लीजिए कि लोगों ने हमें दर्जनों की तादाद में हमारी टीम को घेर लिया और इतने नाराज़ थे, इतनी शिकायत की। पत्रकारों के पास इतना तो रिसोर्स नहीं होता कि हम गांव-गांव जा सके, लेकिन एक गांव का सैंपल कम से कम आपको तो मैं बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं से वो प्रभावित होंगे। ऐसा भी तो है कि राजनीति के तहत भी कुछ लोग घेर के अपनी बात रखने लगते हैं, एक बोल रहा है 100 बोलने लगता है। उस मानसिकता के लोग होंगे जो हमारे सरकार के खिलाफ रहे होंगे। वैसे गांव में अब संजोग से पहुंच गई होंगी। उन्होंने कहा वो आपके वोटर हैं। ना, ऐसा नहीं है। देखिए बहुत लोग चालाक होते हैं, अपनी बात को आप तक पहुंचाने के लिए तरह तरह की बातें बनाते हैं, लेकिन हमारी सरकार जो है, हमारी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है बिहार में। कोई माने या नहीं माने, पूरा देश देख रहा है। बहुत सारे काम हुए बिहार में, कोई गलती नहीं हुई। गलती इंसान है तो छोटी मोटी गलती होगी, प्रशासन से होगी। सरकार तो हर स्तर पर खड़ी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, चाहे पूरा मंत्रिमंडल खड़ा है। नीचे स्तर पर जो अधिकारी गलती करते हैं उन पर कार्रवाई भी होती है। इसी बिहार में डीएम तक को जेल भेजा गया है, एसपी को जेल भेजा जाता है। वो कह रहे थे कि सरकार अनुपस्थित रही। सरकार कौन होता है? मुख्यमंत्री नहीं होता है, अफसर भी तो सरकार के हाँ, अंदर ही सरकार काम करता मैंने है। अभी जिक्र किया ना कि इसी बिहार में डीएम को जेल भेजा जाता रहा है, एसपी को भेजा गया है। जहां गलतियां हुई हैं, जो लापरवाही बरतते हैं उन पर कार्रवाई होती है, उन पर सस्पेंड किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं डर पाते हैं, तो उन पर निश्चित रूप से आगे भी कार्रवाई होगी। चलिए अब चुनावी तस्वीर पर बात कर लेते हैं। तो मैं जिन जिन इलाकों में घूमी, मैंने देखा कि खासकर मुख्यमंत्री को लेकर एक तरह की नापसंदीदगी है कि हमें कोई भी चलेगा, कोई भी नेता को वोट दे देंगे, लेकिन नीतीश कुमार को नहीं देंगे। क्या आपको लगता है कि कोalition पार्टनर के तौर पर आपको भी ये 15 साल का बोझ उठाना पड़ रहा है? देखिए, अब लोग की मानसिकता क्या है, कौन बोल रहे हैं, ये तो खैर आप ज़्यादा समझती होंगी, लेकिन आम लोग जो शांति प्रिय लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि फिर से सरकार वापस आए, फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी लोगों से आग्रह किया है कि आपको सोचना चाहिए कि आप माने इस सरकार के पहले जो 15 साल बीते हैं वो सरकार चाहते हैं तो आपकी मर्जी। आप चाहते हैं कि अंधेर गर्दी मच जाए, फिर से वही हत्या, अपहरण और नरसंहारों का दौर चले, तो उसको तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन बिहार के लोगों को सोचना होगा। लेकिन नीतीश कुमार की छवि से आपको नुकसान हो रहा है? नहीं, नीतीश कुमार की छवि कहाँ गलत है भाई? नीतीश कुमार से व्यक्तिगत किसी की नाराज़गी हो सकती है। विनोद जी, मुझे जैसे आपने जिक्र किया कि आपने सड़कें बनाई, बात सही है कि आपने सड़कें बनाई, लोग इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि सड़कें बनी। आपने बिजली दी, लोग इस बात को भी एक्नॉलेज करते हैं कि बिजली आई। पानी का आपने जिक्र किया, वो भी लोग एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम बिजली का, सड़क का, पानी का क्या करें, घर पे बैठे हैं, कोई रोज़गार नहीं है, काम धंधे का कोई ज़रिया नहीं है। तो मैं आपको एक ऑनेस्ट असेसमेंट बता रही हूँ कि आपका काम जनता तक पहुँचा है, लेकिन उसके बावजूद भी नौकरियां ना होना, रोज़गार ना होना, लॉकडाउन का बहुत ख़राब इम्प्लीमेंटेशन होना, ये समझ लीजिए जो गरीब आदमी था वो बहुत गरीब हो गया है, जो मिडिल क्लास था वो अब लोअर मिडिल क्लास हो गया है। देखिए, निश्चित रूप से लॉकडाउन का प्रभाव पड़ा है, और केवल बिहार नहीं, भारत नहीं, पूरे विश्व पर पड़ा है। अमेरिका जैसी शक्ति, महाशक्ति को भी आज वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारी सरकार उसके बाद भी तत्पर है, उन गरीबों तक हर तरह की सुविधा पहुंचाई जा रही है। और हमारी सरकार ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लघु कुटीर उद्योगों पर बल दिया है और चाहते हैं कि हर व्यक्ति स्वावलंबी बने और
हर भारतीय अपना व्यवसाय करे, कि रोजगार नहीं तलाशे, हम दूसरे को रोजगार दें, इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। हम 40% से 50% तक सब्सिडी दे रहे हैं छोटे मंझले उद्योगों पर। तो हमारे साथी बहुत लोग उस पर काम कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे उद्योग गांव में खुलने लगे, ऐसा नहीं है, अब रोजगार भी संभव है। विनोद जी, अगर आपको मौका मिले आपकी सरकार को, तो क्या आप वापस जाकर जिस तरह से लॉकडाउन का फैसला लिया गया उसको बदलना चाहेंगे? देखिए, वो तो फैसला लिया जा चुका, जो होना था हो चुका है। मैं पूछ रही हूँ कि अगर आपको मौका मिलता तो क्या आप बदलना चाहेंगे? नहीं, देखिए, वो तो निर्णय लेना पड़ता, लॉकडाउन तो करना ही पड़ता किसी भी सरकार को, केवल भारत नहीं। आप इससे भी कड़े नियम देखोगे, कई एक राज्यों में यहाँ तो किसी को गोली रोड पर नहीं मारी गई, बाहर के कई एक देशों में रोड पर निकलने पर गोली मार दी जा रही थी। लेकिन भारत तो एक लोकतंत्र है। हाँ, नहीं, लोकतंत्र तो बहुत जगह है, और लेकिन अमेरिका भी लोकतंत्र है, वहाँ भी। जो आपकी मैं सूचना के लिए यही बताना चाहती हूँ कि WHO के मुताबिक लॉकडाउन का रिकमेंडेशन नहीं दिया गया। लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं है, वो सिर्फ ये था कि आप वायरस को टाल सकते हैं 2 हफ्ते के लिए और उस दौरान आप अरेंजमेंट कर लें। चलिए उसको परे रखते हैं। जी जी। मुझे बताइए कि फिलहाल भाजपा के लिए, NDA के लिए जो अभी जो पॉलिटिकल पिक्चर है वो कैसी नज़र आ रही है? देखिए, यहाँ हम लोग भी घूम रहे हैं, गांव देहात से जुड़े हुए हैं, सब जगह जा रहे हैं। जो शांति प्रिय लोग हैं, जो विकास चाहते हैं, वो निश्चित रूप से हमारे गठबंधन को, NDA गठबंधन को पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। हम लोग का पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार फिर से वापस आएगी, बहुमत के साथ आएगी और नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री होंगे और विकास की रफ्तार फिर से बढ़े। और ये 2-3 हफ्ते में बदली है कुछ तस्वीर? नहीं, और अच्छा होगा। जो लोग कन्फ्यूजन में हैं, जिन लोगों को कोई नाराजगी है, उनको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको समझाने का, उनके पास जाने का प्रयास कर रहे हैं। है नाराजगी? थोड़ी बहुत तो नाराजगी, सरकार है 15 साल से चल रही, तो थोड़ी बहुत नाराजगी हो ही सकती है, क्योंकि बहुत लोगों की व्यक्तिगत कहीं बात होती है, उनकी काम नहीं होते हैं, उसकी नाराजगी होती है, सरकार से बहुत अपेक्षाएं होती है, उसकी नाराजगी होती है। तो उसको भी हम प्रयास करते हैं कि दूर करें, उनके साथ जाकर मिलकर बैठकर बात करें। हमारे तेजस्वी यादव की रैलियों में जो बहुत लोग आ रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग जमा हो रहे हैं, 10 लाख नौकरियों का उन्होंने वादा कर दिया, एक तरह का बिल्कुल सनसनी बन गए हैं, वो एक सेंसेशन पूरे राज्य में। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, तेजस्वी जी के रैली में आज कोई नया भीड़ नहीं लग रहा है, क्योंकि उनके पिताजी लालू जी भी भीड़ लगाते थे, लेकिन उसके बाद भी उनकी सरकार चली गई, उस समय भी बहुत भीड़ लगता था। तो उससे हम तुलना नहीं करते हैं। ठीक है, लोग देखने जाते होंगे, तेजस्वी जी बहुत लंबे चौड़े वादे कर रहे हैं जो संभव नहीं है। तो देखना भीड़ और वोट देना, दोनों में अंतर है। बिहार के लोग काफ़ी विवेकशील हैं, बहुत बुद्धिजीवी हैं और अंत समय में वोट बहुत सोच समझ कर देते हैं। तो निश्चित उनका वादा तो 10 का था, आपका वादा 20 का हो गया। नहीं, तो हमने रोजगार उत्पन्न करने की बात की, हम सरकारी नौकरी की नहीं। वो केवल सरकारी नौकरी जो संभव नहीं है कि 10 लाख अभी कहीं से उपलब्ध करा दें। हमने बताया है कि हम किसान के, कृषि के क्षेत्र में, IT के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोजगार पैदा करेंगे और जिससे लोगों को जोड़ेंगे, उनको कहीं नौकरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। कृषि में आप मनरेगा तक का जिक्र तो नहीं कर रहे हैं? कृषि में कैसा रोजगार? मनरेगा तो पहले से चल रहा है। तो कृषि में किस बात का, कैसे रोजगार? कृषि में यूनिट बनाएंगे हम लोग, कहीं कहीं हर मने ब्लॉक स्तर पर किसानों की यूनिट बनाएंगे और उससे एक मने उत्पादक संघ बनाएंगे और वो स्थानीय स्तर पर बहुत तरह का काम करेगा। वो किसानों को बीज देगा, उनके अथी को खरीदेगा, फिर उनको मार्केट तक लेके जाएगा, समझे नहीं? तो उसमें सैकड़ों लोग जुड़ेंगे। इस तरह हर ब्लॉक में होंगे तो लाखों लोग, करीब 10 लाख लोग उसमें जुड़ पाएंगे, तो रोजगार पैदा होगा। IT के क्षेत्र में हमने स्वास्थ्य जैसे हॉस्पिटल सभी जिलों में खोले जा रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल, एम्स खोलने की बात हो रही है। तो उससे पैरामेडिकल होंगे, दवा की दुकान होगी और बहुत तरह के उद्योग। दिल पे हाथ रख के एक बात बताइए कि क्या आपको नहीं लगता कि तेजस्वी यादव ने इस पूरे इलेक्शन का एजेंडा सेट कर दिया? पूरा इलेक्शन नौकरियों पे हो रहा है। देखिए, लोगों की उत्सुकता जरूर है कि कहाँ से देंगे, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन लोग भी समझ रहे हैं कि नौकरी नहीं दे पाएंगे चाह के। लेकिन तेजस्वी जी को जवाब देना होगा पिछले 15 वर्षों का, अपने पिताजी के कारनामों का। इसी बिहार में औरंगाबाद में एक जगह है मदनपुर, जहां 65 महिलाओं, बच्चों और पुरुषों को गला रेत कर काटा गया था, इसी बिहार में सरकार के नेतृत्व में। मैं आपको रोकना चाहती हूं। 12 में 45 लोगों को काटा गया। आपसे सिर्फ ये पूछ रही है कि पिछले 5 साल का हिसाब दे दीजिए। सरकार पिछले 5 साल का हिसाब देने को तैयार नहीं है। आप ये बताइए, ये इलेक्शन आप पिछले 5 साल के अपने जो आपने काम किया है, जो आपकी उपलब्धियां रही हैं, उस पे ना लड़के 15 साल पुराने प्रदर्शन पर या उनकी सरकार पर क्यों करना चाहते हैं? साफ तौर पर देखिए, इस 5 साल में तो 2.5 साल तेजस्वी जी ही थे, तो 2.5 साल का तो हिसाब उनको देना चाहिए, बाकी तो हम दे ही रहे हैं। लेकिन हम 5 साल का भी उसके बाद भी देंगे कि नीतीश कुमार जी को भागना पड़ा उनका साथ छोड़ के, क्योंकि वही
फिर रंगबाजी शुरू हो गई थी, माने अराजकता फैलने लगी थी विभागों में, और मजबूरन आदरणीय नीतीश कुमार जी को उनका साथ छोड़ना पड़ा। तो 2.5 साल तो उनके चलते बर्बाद हो गए। 2.5 साल में हमने कहा ना कि घर घर में बिजली पहुंचा दी, घर घर में पानी का टेप लगवा दिया है। लेकिन ये 15 साल पुरानी बात जो है ये हताशा दिखा रही है। ना हताशा क्यों भाई, क्या इतिहास आप भूल गए? हमारे माता पिता कौन थे भूल जाएंगे, हमारे दादा कौन थे भूल जाएंगे? विनोद जी बताइए, हमने जो कारनामा किया, 18 साल का वोटर है, जी जी, फर्स्ट टाइम वोटर, तो वही तो बताएंगे, उसको जानकारी नहीं है। आपसे कह रही हूँ वो 3 साल का, वो 3 साल का रहा होगा, तो उसके ऊपर आप किस विरासत का, किस बोझ को आप दिखाना चाह रहे हैं, जिसने एक नया बिहार देखा है पिछले 15 साल में? वो ठीक है, लेकिन आप ये भी तो बताइए कि तेजस्वी यादव ने जो अभी घोषणा पत्र जारी किया है उसमें कहीं अपराध मुक्त बिहार की बात नहीं की है, कैसे सुरक्षा बिहार को देंगे नहीं की है, तो आखिर क्यों नहीं की है? कहीं न कहीं उनके दिमाग में उस तरह के हैं, उनके आइकॉन को हैं, देखना होगा। उन्होंने टिकट किसको दिया है? शहाबुद्दीन की वाइफ को। उन्होंने किसको दिया है? राजवल्लभ यादव जो रेप केस में बंद है, अरुण यादव जो रेप केस में बंद है उसकी वाइफ को, अनंत सिंह जैसे बहुत बड़े बाहुबली को दिया है टिकट। तो आइकॉन उनके फिर वही है, वो अपराध पर नहीं चर्चा कर रहे हैं कि अपराध हम रोक देंगे। तो निश्चित रूप से बिहार की जनता को सोचना होगा, आत्ममंथन करना होगा, कलेजे पर हाथ रख के सोचना होगा कि कल वो 15 साल इसीलिए याद दिला रहे हैं कि उस समय बच्चे थे, छोटे छोटे, नहीं जानते थे, वो जान जाएं। किसी पटना की सड़कों पर हम चलते नहीं थे दिन में, डरे निकलते थे कि हमारा कहाँ गाड़ी छीन जाएगा, स्कूटर छीन जाएगा, हमारा चेन छीन जाएगा, महिलाओं के साथ कहाँ अपहरण हो जाएगा। एक आखिरी सवाल कि बार बार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को कोई हरा सकता है तो खुद भाजपा ही है, क्योंकि भाजपा ये चाहती है कि अगर आरजेडी सत्ता में आ भी जाए तो प्रिंसिपल ऑपोजिशन भाजपा बन जाए, और फिर उसके लिए बहुत आसान है, जो इनका एक नेशनल मॉडल है कि धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण हो जाएगा और बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक न्याय की जो राजनीति है उससे अलग हट जाएंगे। देखिए, भाजपा एक विशाल हृदय की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और पहले भी नीतीश कुमार जी को जब पहली बार मुख्यमंत्री बनाया था तो सबसे बड़ा दल भाजपा था। उसके बाद भी नीतीश जी को मुख्यमंत्री का पद दिया था जब पहली बार बने थे। तो भाजपा के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है, ऐसी सोच नहीं है कि नीतीश कुमार छोटा हो जाए हम बड़ा हो जाए। भाजपा अपने कार्यों से बड़ा है, पूरे देश में, पूरे विश्व में भाजपा का नाम है। तो इतनी छोटी सोच विपक्ष के लोग फैला रहे हैं, इसमें भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। हमारे घोषणा में नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और हमारे नेता बिहार के सुशील मोदी जी, भूपेंद्र यादव जी, सब ने कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। इसमें कहीं हम लोग एक पैसा भी कमी नहीं कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी के साथ जदयू और हम और वीआईपी के जो भी हमारे साथी खड़ा हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, उनको जिताएंगे। आपका ये बयान मैं रिकॉर्ड करके रखूंगी चुनाव के बाद। आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री वही होंगे? निश्चित रूप से होंगे, निश्चित। कहा ना कि पहले भी बनाया है भाजपा ने। जब नीतीश जी की पार्टी छोटी थी, भाजपा बहुत बड़ी पार्टी थी, उस समय भी कलेजा दिखाया कि देखो हम कितने उदार हैं। तो ऐसा नहीं, जब हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उससे बड़ा कौन पार्टी में होता है। तो निश्चित रूप से नीतीश जी फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री और फिर से विकास का रफ्तार दौड़ेगा, बिहार का नाम फिर से उज्जवल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद जी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।